हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही थी और अभी तक हमने कुल 5 पार्ट्स में 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो रिसेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आज हम 2021 और 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चंस किया होगा और हो सकता है कई लोगों ने ये क्वेश्चंस ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। खैर, तो क्वेश्चन ये है, जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो टेक्निक है सोनार मेथड। ठीक है, सोनार मेथड, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर कोई चीज़ जैसे समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा फैला होता है और अगर आपको कोई बीच में कोई आपको कुछ दिख रहा है अजीब सा, तो आपको अगर उस चीज़ के बारे में पता लगाना है, या अगर वो पानी के अंदर भी है, ठीक है, तो पानी की सतह और पानी के भीतर दोनों को पता लगाने के लिए सोनार मेथड का यूज किया जा सकता है। और जब हम सोनार मेथड का यूज करते हैं तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? टैंक और सबमरीन में यूज होता है। अगर आपने देखा होगा टैंक में ऊपर थोड़ा ऐसा कुछ बना रहता है, अगर आपने ध्यान से कभी देखा होगा टैंक। ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, देखिए ऐसा बना रहता है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आँखें हैं, यहाँ पे आँखें होती है और यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री का मिरर लगा रहता है, यहाँ भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड मिरर लगा रहता है। तो यहाँ से जो भी प्रकाश आता है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे इमेज बनती है, फिर यहाँ पे इमेज बनती है और फिर यहाँ पे आँखों की ओर दिख जाता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वही जो टैंक और सबमरीन के अंदर जो लोग बैठे होते हैं और अगर उनको ऊपर, जैसे टैंक में तो ठीक है आप कैमरा लगा के भी देख सकते हैं, लेकिन जो सबमरीन होती है उसमें आप कैमरा नहीं लगा सकते, नहीं तो पानी भर जाएगा सबमरीन में। तो ये जो आपका पेरिस्कोप होता है वो आपको आसपास देखने में मदद करता है। ठीक है, फिर होता है फिर है रडार मेथड। रडार रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर हवा में है, ठीक है, और आपको पता नहीं कि ये क्या है, ठीक है, तो आप इसका पता रडार से लगा सकते हैं। इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एंगल, तीनों चीज़ें पता लगती है। रडार में हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है एंडोस्कोप। तो सबसे पहले हम ऑप्शन टिक कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी सही था। ठीक है, ऑप्शन सी एंडोस्कोप, इसके बारे में भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। एंडोस्कोप क्या होता है? जैसे कि बॉडी अगर आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो एंडोस्कोप से आपके चेकअप किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक पाइप नुमा एक संरचना होती है जो जिसके आगे कैमरा लगा होता है और ये आपके मुंह में डाला जाता है। ठीक है, ये मुंह में डालने से पहले आपको कुछ खिलाया जाता है जिसमें बेरियम मिला होता है। बेरियम क्या होता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर तो रोशनी होती नहीं है, तो बेरियम से जो बॉडी की फंक्शनिंग है इसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छे से देख सकते हैं और उनको एग्जामिन करने में सहूलियत मिलती है। ठीक है, बेरियम का यूज हम लोग पटाखे में भी करते हैं, जिससे कि पटाखा जब उसका कलर हरा रंग होता है, तो वो जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण होता है। तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। मिनी माता रोग किसके सेवन से हो सकता है? तो मिनी माता रोग जो होता है मरकरी के कंजम्पशन या मरकरी के सेवन से हो सकता है। ठीक है, और कौन सा मरकरी होता है? ये मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी।
तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। मरकरी का जो सिंबल होता है वो एच जी होता है। क्या होता है? एच जी होता है। एच जी क्यों होता है? क्योंकि एच जी जो लैटिन नाम है मरकरी का, ठीक है, हाइड्रा जाइरम, क्या है? हाइड्रा जाइरम, उसका जो शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं एच जी। ठीक है। और जो एच जी है, मरकरी है, वो -39 डिग्री पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको -40 डिग्री सेल्सियस या -41 डिग्री सेल्सियस अगर हमको मेज़र करना है तो हम नॉर्मल थर्मामीटर जो घरों में होता है उससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -100 डिग्री से भी कम होता है। ठीक है। मरकरी का जो अयस्क होता है, और होता है, वो होता है सिनाबार। ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है कैडमियम। कैडमियम अगर हम खा लेते हैं तो इससे हमें इटाई इटाई रोग हो सकता है। फिर है ऑप्शन सी लेड। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? लेड होता है। मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकल जाती हैं तो वो क्या बचता है? लेड बचता है। और लेड का जो क्या कहते हैं लैटिन नाम होता है प्लम्बम होता है, इसीलिए इसको हम पीबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पीबी से। ठीक है। और कैडमियम का क्या होता है? सीडी होता है। ठीक है। फिर है मेथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट वही गैस है जिसकी वजह से भोपाल भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बीटी बैगन विकसित करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है। या क्या उद्देश्य है? इसे सूखा प्रतिरोधी बनाना, इसके जीवन को लंबा करना, इसे कीट प्रतिरोधी बनाना, इसे स्वादिष्ट बनाना। तो देखिए, सूखा प्रतिरोधी बनाना ये भी ऑप्शन मतलब रीजन हो सकता है। जीवन लंबा करना ये भी हो सकता है कि ज़्यादा दिनों तक वो ख़राब ना हो। इसे कीट प्रतिरोधी बनाना ये भी हो सकता है। और इसे स्वादिष्ट में, मतलब अगर हम जनरल वे में देखें तो हम चारों से ही हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो सबसे अधिक जो यहाँ पे बीटी बैगन का यूज किया गया है, मतलब जिसके लिए यूज किया गया है, वो है इसे कीट प्रतिरोधी बनाना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थुरेंजेसिस। ठीक है। बैगन में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है जिसके मदद से इसे कीट प्रतिरोधी बना दिया जाता है। बैसिलस बैसिलस थुरेंजेसिस, सॉरी, बैसिलस कॉलमेट क्यूरिन, ये एक बीसीजी, जिसे बीसीजी भी कहते हैं, ये टीका है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है। ये जो टीबी होता है इसके लिए जो बैसिलस जो वो होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से, ठीक है, जीवाणु जीवाणु, ठीक है, उसकी जो उसके वजह से क्या होता है? टीबी रोग होता है और उसके लिए हमें बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं एक क्या कहते हैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये, तो देखिए, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो अवरक्त किरणों को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। और पराबैंगनी किरणों को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है अवरक्त। ठीक है। अवरक्त आप ऊपर से देख सकते हैं। इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ क्या होती है? पराबैंगनी से, अल्ट्रावायलेट से अधिक होती है। पराबैंगनी की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम है। पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, ठीक है, एफ या लैम्डा भी इसे कह सकते हैं, लैम्डा ब्रैकेट में मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है। लैम्डा, तो लैम्डा में सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा की होती है। किसकी होती है? सबसे अधिक गामा की होती है। फिर एक्सरे की होती है, फिर यूवी की होती है, फिर विजिबल लाइट होती है। ठीक है। विजिबल, ये वाला विजिबल है, ये यूवी रेज है। ठीक है। विजिबल की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है और लास्ट में किसकी होती है?
रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड और फिर रेडियो। ठीक है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है गामा की। मतलब जो ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसको फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए, सॉरी फ्रीक्वेंसी में ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो जो वेवलेंथ है इसमें ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मतलब गामा सबसे कम होता है। ठीक है, गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं यू वी, वी और आई। ठीक है, समझ जा रहे होंगे आप, आई होप। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इजक्वल टू 1/λ। ठीक है, 1/λ होता है इसका फॉर्मूला एनर्जी का। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ अवरक्त की जो तरंग दैर्घ्य होती है पराबैंगनी से अधिक होती है। तो वेवलेंथ किसकी अधिक होनी चाहिए? अवरक्त की अधिक होनी चाहिए पराबैंगनी से। ठीक है, तो देख लेते हैं वेवलेंथ में अवरक्त किरणें क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, और किससे ज़्यादा होती हैं? यूवी रेस से। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर है पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य, पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से क्या है? कम है। पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य, पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से क्या है? कम है। तो इसका भी ये सही जवाब है। ठीक है, फिर है तीसरा ऑप्शन क्या है? पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है। तो पराबैंगनी, पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी किससे? दृश्य प्रकाश से क्या है? कम है। तो दृश्य प्रकाश से क्या है? कम है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डी सही जवाब है। ठीक है, इंफ्रारेड वाली, मतलब ऑप्शन डी, दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त से कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी ज़्यादा है? वी की ज़्यादा है। मतलब वी मतलब दृश्य प्रकाश की क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब नीचे अगर कोई वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब डिनोमिनेटर में या हर में, ठीक है, अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी जो सामने की वैल्यू होगी, जो इसका इन्वर्टेड वैल्यू होगी, वो हमेशा कम आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? सॉरी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो सबसे पहले अगर हम आप ये ध्यान देंगे, जो ऑस्टियो होता है, ऑस्टियो का मतलब साइंस में हमेशा क्या होता है, या डॉक्टरों की भाषा में क्या होता है? हड्डी होता है या बोन होता है। ठीक है, तो कहीं भी आए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आए अगर ऑस्टियो आ रहा है तो ऑस्टियो वो किससे रिलेटेड होगा? वो जरूर ही बोन से, और बोन से रिलेटेड है तो बोन में सबसे अधिक क्या जरूरी है? कैल्शियम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो जो हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, और विटामिन डी, विटामिन डी को जो विटामिन डी का रासायनिक नेम पूछा जाता है कई बार, तो वो होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, फिर है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, उसके सेक्रेशन में ये मदद करता है। ठीक है, नहीं तो आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है? घेंगा रोग हो सकता है। ठीक है, फिर है आयरन। आयरन की कमी से हमें क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी 20 अमीनो अम्ल में से बनी हुई है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियरकर और मेरास्मस रोग हो सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियरकर और मेरास्मस रोग हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन में जो CHON मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये चार क्या कहते हैं? ठीक है,
लेकिन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इसके लिए सबसे इसेंशियल पार्ट होता है प्रोटीन के लिए। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सारे दे दिया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाता है आपको कि कौन सा ज़रूरी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ के जाता है तो वो तो उसको तो पता होता है कि कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और फैट में नहीं होता वो क्या होता है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब इसेंशियल पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिन क्षेत्रों में जानवरों को और उनके आवास को किसी परेशानी से बचाया जाता है उन्हें कहते हैं। हालांकि ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस में भी आ ही जाता है। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में जानवरों को और उनके आवास को किसी भी परेशानी से बचाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू क्या होता है? कोई भी जीव है, ठीक है, अगर उनको उनका नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें वो रहते हैं या जीते हैं, ठीक है, जैसे कि शेर जंगल में रहता है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ उनको अगर हम मुहैया करा रहे हैं तो उसको और उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं या नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, ये इन सीटू होता है। और एक्स सीटू क्या होता है? उनके नेचुरल हैबिटेट से हम उनको हटा के मैन मेड जगहों पे या आर्टिफिशियल जगहों पे रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स सीटू कहते हैं। जैसे कि जू हो गया, एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम मछली का नेचुरल हैबिटेट तो है नहीं, हालांकि वो पानी में तो रहती है, पानी में रहती है, लेकिन उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? नदी है, नाले हैं, समुद्र हैं, ये सब है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये है इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ रहती हैं। ठीक है, और इसके जो दो घटक हैं वो क्या हैं? जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक, जैविक मतलब जैसे लिविंग, लिविंग क्या क्या है? जैसे कि इंसान, जानवर, पौधे। ठीक है, ये सब क्या है? लिविंग है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे सनलाइट हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के ये दो घटक होते हैं मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूरिया की पहचान किस परीक्षण से की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है। तो आप दोनों फॉर्मूले जो इसके हैं रासायनिक, वो याद कर लेना। ठीक है, तो यूरिया की पहचान किस परीक्षण से की जा सकती है? तो वो है ऑप्शन बी, बाई यूरेट। ठीक है, यूरेट आ रहा है तो आप गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होता है यूरिया में वो 46% होता है। ठीक है, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। ठीक है, यूरिया हमारी बॉडी में लीवर में बनता है। ठीक है, और ये कैसा दिखता है? वाइट सॉलिड दिखता है। ठीक है, लीवर में और क्या बनता है? लीवर में ही बाइल जूस भी बनता है। ठीक है, बाइल जूस का सेक्रेशन भी, जो स्राव होता है वो भी लीवर में ही होता है। और लीवर मतलब बाइल जूस ज़्यादा हो जाने से, सेक्रेशन ज़्यादा हो जाने से हमें पीलिया की बीमारी हो जाती है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इसीलिए लीवर की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और बाइल जूस सबको पता है ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन एक उभयचर जंतु नहीं है? तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, फ्रॉग तो होता ही है उभयचर। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो गया फ्रॉग, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सभी जो यहाँ पे जो लिस्ट है, सभी जंतु वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, मतलब जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। और बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि ऐसे जानवर जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं या एम्फीबियन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके और भी क्राइटेरिया हैं और इसका सही जवाब क्या है, कछुआ। कछुआ एक उभयचर जंतु नहीं होता है, ये एक रेप्टाइल होता है या सरीसृप होता है। ठीक है, जैसे कि मछली होता है, ब्लू व्हेल होती है या डॉल्फिन होती है, होती तो ये मछलियां हैं, कहते तो हम इसको मछलियां हैं, लेकिन इनको हम मछलियों में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, उसी तरह कछुआ क्या होता है, कछुआ फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, और इसमें बैकबोन होती है जो कि सरीसृप में पाई जाती है और एम्फीबियंस में नहीं होती है। जैसे मेढक मेढक नहीं होता, मेढक मेढक में क्या कहते हैं, बैकबोन नहीं होती है और वो गिल से सांस लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन, पानी में गिल से सांस लेता है। ठीक है, और जब पानी के बाहर रहता है तो वो अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त होता है किंतु रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। जब मैंने ये पहले वो क्वेश्चन पढ़ा था तो सबसे पहले मुझे ये लगा ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम कॉकरोच को मारते हैं उसमें से कोई लाल कलर की चीज़ें निकलती है तो हमको लगता है कि एक सेकेंड रुको भाई। सॉरी सॉरी, थोड़ा किसी ने बुला लिया था तो थोड़ा, अब घर में वीडियो बनाओ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा था भूल गया। खैर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा इसका सही जवाब है। और जो हाइड्रा होता है इसमें ब्लड नहीं होता है फिर भी ये सांस लेता है। ठीक है, फिर है केचुआ। केचुआ केचुआ को अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में, और केचुआ किसानों का मित्र होता है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है लगातार। ठीक है, मछली मछली गिल से सांस लेती है और सबसे बड़ी मछली जो होती है वो शार्क होती है। ठीक है, मछली के लीवर में एक ऑयल पाया जाता है जिसको हम कॉड ऑयल भी कहते हैं, जो कि आँखों और डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका मतलब है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से क्या है। तो मछली का ऑयल ही, अगर कोई भी मतलब ऑप्शन है, अगर उसमें मछली का तेल दिया हुआ, सॉरी ठीक है, कॉड ऑयल दिया, मछली का तेल नहीं कॉड ऑयल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है, और विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही था, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, फिर है सिट्रिक। सिट्रिक, अगर आपको पता है सिट्रिक मतलब खट्टा होता है, और जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें वो मतलब जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें, खट्टे फलों में सॉरी, खट्टे फलों में ज़्यादातर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया आपका, संतरा आ गया, सॉरी संतरा हो गया, ये क्या होता है सिट्रिक, इनमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और फिर है आपका टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक मतलब टैमरिंड, टैमरिंड मतलब टार्टरिक से टैमरिंड बन गया, टैमरिंड मतलब होता है इमली, इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, फिर है आपका एक बचा रह जाता है सेब।
सेब में भी पूछा जाता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, जो स्टोन हो जाता है किडनी में या गॉल ब्लैडर में हो जाता है, वो भी ऑक्जेलिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहा मैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वो जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और जरूर ही ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शन को हमेशा चेंज कर दिया जाता है। मैं ये क्वेश्चन आपको शायद पिछले 5 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनमें से 2 या 3 वीडियोस में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर ही डिस्कस किया है। ठीक है, अगर वो प्रकाश के बारे में आया है तो मैंने ध्वनि के बारे में भी बताया, अगर ध्वनि के बारे में आया है तो मैंने प्रकाश के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है किस माध्यम से? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ध्वनि को हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर उसको ट्रेवल करना है तो इसका मतलब निर्वात में कोई, मतलब निर्वात में कोई भी उसको मीडियम नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। और इसका अपोजिट प्रकाश, प्रकाश निर्वात में सबसे तेज होता है। जो प्रकाश की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, वो क्या होती है, वो उसकी वैल्यू निर्वात में होती है। ठीक है, फिर है, फिर उससे गैस में करती है। ठीक है, फिर गैस के बाद थोड़ा सा ज़्यादा किस में करती है, द्रव में, और फिर सबसे ज़्यादा ठोस में। ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में करती है, धातु में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रकाश इसका उल्टा होता है, प्रकाश ठोस को पार नहीं करके जा सकता, द्रव, हाँ द्रव में पार कर जाता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और गैस, गैस से तो पार होता ही है, निर्वात में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन धातु की जगह कुछ और हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई गैस हो जाती, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी ठोस है। ठीक है, लेकिन ठोस में भी सबसे ज़्यादा वो किस में, मेटल में ज़्यादा ट्रेवल करती है, फास्टर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़ के आना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तो आप बात मान के चलिए कि आप बहुत पीछे हो जाएंगे एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपने भले हार्ड क्वेश्चन 2 कर लिए जो किसी ने नहीं किए, लेकिन अगर आपने ऐसे कर लिए ना, तो फिर समझ लीजिए आप बाहर ही हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो हार्ड क्वेश्चन पे आपको इतने वेटेज नहीं मिलेगा जितना आपको, मतलब हार्ड क्वेश्चन करने पे इतना आपको वेटेज नहीं मिलेगा जितना आपको सिंपल क्वेश्चन छोड़ने या गलत करने पे कटेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? ये थोड़ा स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया है। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम किसने डिजाइन की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम बी हनीफा। ठीक है, एम बी हनीफा ने जो डिज़ाइन की थी ईवीएम को। ठीक है, और ईवीएम को असेंबल कौन करता है? ईवीएम को असेंबल करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो बीईएल और ईसीआई। ठीक है, तो बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये है बेंगलोर में, और हैदराबाद में कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, सॉरी, ये हो गया। और आज का क्वेश्चन जो मैं अभी ही आपको करवा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट के लिए सोचना, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, अगर आपको आता है तो तुरंत टिक करके आप अपना कमेंट में आंसर दे देना, नहीं आता तो थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे, क्या पता आपने पढ़ा हो। और अगर 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 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक
नहीं है, जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम या कैंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपको ये वीडियो सही लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर नीचे देंगे ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं मैं इसको जल्दी जल्दी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक चीज़ मैंने जो आज थोड़ी डिफरेंट की थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भी ज़्यादा नहीं समझ पाते और इंग्लिश भी नहीं समझ पाते, और इसको मैं प्योर हिंदी और इंग्लिश में हालांकि हिंदी में तो है ही, प्योर इंग्लिश में भी इसको लेके आऊँगा जल्दी ही। थोड़ा टाइम का इशू है और थोड़ा बहुत सारे इशू है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा था तभी मुझे आवाज़ आने लगी, मतलब किसी ने पुकारा, तो ये बात थी। ठीक है, तो अच्छा ही करूँगा मैं आगे, आई होप। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।